उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं, वो कहते हैं मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। ये जो एहतजाज है इसके अंदर मेजरली नौजवान, खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है बॉस, और इसको कहा जा रहा है जेन जी प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। यहाँ सारी पॉलिटिकल एलिट ही फारिग हो गई। ये दो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं, जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत करप्शन हमारे यहाँ चल रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को रोका जाता है। इस वक्त इक्तदार के ऐवानों में, पावर कॉरिडोर्स में बड़े बड़े ताकतवर लोग आराम से नहीं सो रहे और उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। ये जो हम देख रहे हैं खित्ते में एक के बाद एक मुल्क, वहां पर नौजवानों की अपराइजिंग खास तौर पर हो रही है। इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? क्या ये तशवीशनाक है? और पतलूने, ट्राउजर, शलवारें सब कुछ गीली हो चुकी हैं। करप्शन के भी इल्जामात थे, मिस गवर्नेंस के इल्जामात थे, मुबैना तौर पर हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्जामात भी थे, जिसको कहा जा रहा है कि नौजवान समझते हैं पाकिस्तान के हालात उन मुल्कों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं और उनकी नींदें इसलिए हराम हो चुकी हैं कि इनकलाब इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों में किसी भी लम्हे दाखिल हो सकता है। यहां ये हुआ है कि यहां सारी पॉलिटिकल एलिट ही फारिग हो गई। जो इधर का था वो भी फारिग, जो इधर बैठा था वो भी फारिग, जो इसके मुकाबले में था वो भी फारिग, पूरी एलिट, पूरी की पूरी पॉलिटिकल एलिट फारिग हो गई। उन्होंने के सारे नौजवान के सारे चोर हैं, ये आपस में मिले हुए हैं और इनमें से हर आदमी 3-3, 4-4 दफा जो है वजीर आजम, उस सबको साफ कर दिया उन्होंने। ये फर्क है। तो वहां एक पॉलिटिकल, अब कौन बचा है? वो सिर्फ जो बादशाह उनके 2007 में चले गए, तो बादशाह आएगी वापस। तो अब एक अजीब सूरत बन गई। वो उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं और मसला ये है कि वो क्या बादशाहत को कबूल करेंगे इस वक्त? ये तो इसके बाद ये बच्चा हो, तो वो अब एक अजीब सूरत डेवलप हो गई है। या ये हो सकता है कि वो बादशाह वापस आ जाए और वो आके जो 2007 में जिन्होंने रिजाइन कर दिया था वो वापस आ जाएंगे अंदर और वो आके सूरत हाल को संभालें, क्योंकि अदालतों को भी आग लगा दी है। वो लोग तो सड़कों पे हैं। वो मैंने कहा पूरा मुल्क का पूरा जो पॉलिटिकल सेटअप ही उनका, पार्लियामेंट को भी आग लगा दी, ऑपोजिशन को भी फेंटी लगाई, सबके पीछे उन्होंने कहा सब एक हो। अच्छा, फिर पुलिस के दरमियान में काबू पाने में नाकाम। ये इतनी तेजी से हुआ है। जायजा, इस वक्त इक्तदार के ऐवानों में, पावर कॉरिडोर्स में बड़े बड़े ताकतवर लोग आराम से नहीं सो रहे और उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। और उनकी नींदें इसलिए हराम हो चुकी हैं कि इनकलाब इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों में किसी भी लम्हे दाखिल हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि गिरदोपेश के हालात व वाक़यात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात उन मुल्कों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं जिन मुल्कों में अवाम का गैज़ो गज़ब निकला सड़कों पर, और न ही किसी ने अपनी जान की परवाह की, न माल की परवाह की, बल्कि जालिम हुक्मरानों को उठाकर बाहर फेंक दिया। और 4 मुल्कों में ये वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जबकि इनमें से नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान का ताल्लुक पाकिस्तान के हमसाया ममालिक या फिर जनूबी एशिया से है। इसलिए जनाब दरूने खाना बहुत कुछ हो रहा है और पतलूने, ट्राउजर, शलवारें सब कुछ गीली हो चुकी हैं। और ये इसलिए गीली हुई हैं क्योंकि मामला तो एक ही तरह के होते हैं, इंसानी रवैये एक ही होते हैं और इंसानी सोच भी एक ही होती है। जो नौजवान श्रीलंका का है वही नौजवान पाकिस्तान का भी है। उससे कहीं ज्यादा खतरनाक नौजवान जो कि अपने हकूक के लिए खतरनाक हैं, अपनी शहरी आज़ादियों के लिए खतरनाक हैं, वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। करप्शन हमारे यहाँ चल रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को रोका जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ जो कुछ गलत चीजें हो रही हैं उसके लिए अगर हमारी पब्लिक भी बाहर निकलती तो शायद यहाँ भी कुछ चेंज आता। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त नेपाल में जो कुछ चल रहा है और नेपाल में जिस तरह से चेंजेस आए हैं और यहाँ तक रिजाइन करना पड़ गया वहां के कई मिनिस्टर्स को?
जी बिल्कुल, पहले तो उनके मिनिस्टर्स ने 3 मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया और आफ्टर दैट फाइनली उनके प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करके और भागना पड़ा वहां से। ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे उन्होंने तो, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में भी, यार जो आपको पता है कि पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया के ऊपर ही बात हो रही, जो थोड़ी बहुत हो रही है वो सोशल मीडिया पे हो रही है। सेम लाइक दैट नेपाल में भी था। नेपाल एक मतलब इतना बड़ा मुल्क नहीं है, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, छोटा मुल्क है, लेकिन लाजमी सी बात है वहां पे लोग रहते हैं ना, कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई मतलब जानवर थोड़ी रहते हैं कि मतलब आप कुछ भी करेंगे उनके साथ तो वो बोल नहीं सकते, इंसान तो बोल सकता है। तो उन्होंने मतलब कहा पहले इन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि किसी भी हुकूमत का ना, दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पहला वार इस चीज पे करते हैं। पहले होता था न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, अखबारात थे, फिर उसके बाद सोशल मीडिया भी इस दौड़ में शामिल हो गया। मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो चेंज हो गया, बड़ा फास्ट हो गया। तो उन चीजों को चले, मेन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उसको तो कंट्रोल करना इसलिए आसान होता है कि आप बस ठीक है उनके मतलब कहीं ना कहीं से आप उनको वो कर देते हैं कि जी आपके इश्तेहार नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो चुप हो जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपका अपना कोई फेसबुक, ट्विटर या कोई इंस्टा अकाउंट है, मेरा अपना है, यानी हम 240 मिलियन यहाँ पे रहते हैं तो चले सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का कम से कम फेसबुक अकाउंट जरूर है। तो वहां पे कुछ ना कुछ वो बोलते हैं, जो उनके जहन में आता है वो बोल लेते हैं। सेम लाइक दैट नेपालियंस ने भी यही किया। और किया क्यों? उन्होंने कहा भाई हमारी जिंदगी यहाँ नीचे की तरफ जा रही है और आपकी जिंदगी, आपकी अय्याशियां, आपकी जिसे कहते हैं कि लग्जरियस किस्म की लाइफ जो है वो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके ऊपर बड़ा सख्त ताकत का इस्तेमाल किया। 20 लोगों की जानें गई हैं और ये यंगस्टर्स निकले, ये यूथ थी। लेकिन सेम लाइक दैट जिस लू के अंदर की जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं, आदित्य राजकोल साहब को मैं, आप भी फॉलो करती हैं, मैं भी करता हूं, तो बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां से मौजूद है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। नेपाल में हाल ही में राजनीतिक बदलावों ने एक नई दिशा को जन्म दिया है, जहां पूर्व मुख्य न्यायाधीश और देश की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रमुख के रूप में चुना गया है, जिससे पड़ोसी भारत और नेपाल के संबंधों पर नई रोशनी पड़ी है। कार्की, जिन्हें नेपाल की न्यायपालिका में उनकी निष्पक्षता और मजबूत नेतृत्व के लिए जाना जाता है, ने अपने शुरुआती बयान में भारत नेपाल की पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नेपाल की प्रगति के लिए स्थिर नेतृत्व और पड़ोसी देशों से रचनात्मक सहयोग आवश्यक है। कार्की ने भारत के साथ आपसी सम्मान और सहयोग पर जोर देते हुए आर्थिक विकास, पर्यटन, ऊर्जा और सीमा पार व्यापार में नए अवसरों की बात की। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब नेपाल में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और सरकार बदलने की घटनाएं लगातार हो रही थीं, जिससे जनता स्थायी और विकासशील नेतृत्व की उम्मीद कर रही थी। नेपाल की जनता, खासकर युवा वर्ग, स्थिर अर्थव्यवस्था और सुशासन की दिशा में कदम देखना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संतुलित कूटनीति को अहम मानता है। भारत नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते हजारों वर्षों से जुड़े हैं और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार, सीमा व्यापार और शिक्षा सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। नई अंतरिम प्रमुख का यह रुख दोनों देशों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में सकारात्मक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियुक्ति नेपाल के लिए आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत कर सकती है।